लिम्फेटिक्स, है ना। आप लोग साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? थर्ड ईयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप देखोगे सर्जरी की बुक यदि किसी के पास है तो आप गिन लेना पन्ने। ऑप्स बहुत बड़ी है, हर पन्ने पे टॉपिक है, क्योंकि गायनी एएनटी ऑप्थल में थोड़ा थोड़ा छोटा था, बाकी ये दोनों बहुत बड़े हैं। फिर इन सब की थेरॉप्स भी है, और लगे लगे दहेज में साला मटेरिया और ऑर्गेनॉन भी है। और ऑर्गेनॉन में थोड़ा इस बार गड़बड़ ये है कि इसमें रॉबर्ट कैंट की अब आ जाएगी थ्योरी। वो जो आप लोग पढ़े थे दास की, वो तो बहुत इजी थी। तो समझना, मतलब मुझे लगता है कि आपको बहुत फोकस करना चाहिए अभी से। ठीक है, चलो बेटा, ये किसका वीडियो ऑन है यार, उसको ऑफ करो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीज ऑफ लिम्फेटिक्स, डिसीज ऑफ लिम्फेटिक्स। ठीक है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आप लोगों को जब मैंने सेकंड ईयर में एलिफेंटेसिस पढ़ाया था, या मैंने नाम बताया था उसका वाउचेरियसिस, जो पैरासाइट था, डब्ल्यू बेनक्रॉफ्टी, वाउचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये इसी का और नाम था फाइलेरियसिस। तो मैंने बताया था कि लिम्फेंडाइटिस और लिम्फेंजाइटिस होता है। मैंने बताया था इसमें हाइड्रोसिल हो जाता है, पानी भर जाता है स्क्रोटम में, लेबिया मेजोरा में। पाँव में बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर जाता है, इसलिए इसको हाथी पाँव रोग बोलते हैं। तो डिसीज ऑफ लिम्फेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आई होप आपको ये इसमें लिम्फोडीमा पढ़ना पड़ेगा। मेरे कुछ एमडी स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं, तो अभी इसी बार लिम्फोडीमा से क्वेश्चन आया था एनआरएचएम में, जस्ट नवंबर एग्जाम। तो फोकस करते हैं, लिम्फेटिक्स होता क्या है। लिम्फ जो है ना, वो एक निचोड़, एक सार है, एक जूस है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास रखता है ना। प्रोटीन्स वगैरह को एक्सचेंज करने के लिए भगवान ने बनाया है। ठीक है, और भी ढेर सारी चीजें। तो जो मुझे समझाना है वो ये है कि जैसे मान लो एक सेल है, उसने मेटाबॉलिज्म किया, और मेटाबॉलिज्म किया तो फिर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म के बाद में वो जो कोशिका है, वो क्रिएटिनिन बनाई, अमोनिया बनाई, यूरिया, यूरिक एसिड बनाई। बेटा वीडियो ऑफ करो, हाँ। और मैं लिम्फेंडाइटिस पढ़ा रहा हूँ, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फोडीमा, लिम्फ चैप्टर नंबर 17। तो मैं बता रहा था कि लिम्फ है क्या। तो लिम्फ एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करने का एक चैनल है। ये लिम्फ जो है वो टिश्यू के जितने भी आसपास का जो मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेलुलर फ्लूइड भी जिसको हम बोल सकते हैं, उससे निचोड़ के जो चीजें ली जाती है उसको लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ लिम्फेटिक्स वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से फिर और बड़ी बड़ी लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू वेन में, और वेन से फिर किडनी विडनी के थ्रू बाहर फेंकते हैं। ये सिस्टम, ये लिम्फ है। अब लिम्फेटिक चैनल्स भी है, लिम्फ नोड भी है। तो कई बार ये ब्लॉक हो जाती है। आप लोगों को सेकंड ईयर में पढ़ाया गया था इडीमा, तो उसमें चौथा कॉज था लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाएंगे तो फिर जो टिश्यू फ्लूइड बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के रूप में बाहर आएगा, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा लिम्फेटिक के थ्रू। तो इडीमा, सूजन आने लग जाएगा। इसीलिए हाइड्रोसिल के अंदर स्क्रोटम में पानी भर गया, एलिफेंटेसिस में पाँव में पानी भर गया, यही बताया था अपन ने, है ना। तो पढ़ते हैं, पहली बीमारी है एक्यूट लिम्फेंजाइटिस। लिम्फेंजाइटिस, बड़ा टाइम पे आया करो। लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेंजाइटिस पढ़ा रहा हूं बेटा ना, जो नए जुड़े हैं। लिम्फेंजाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिफेरल लिम्फेटिक्स। पेरिफेरल लिम्फेटिक्स मतलब वो लिम्फेटिक्स जो टिश्यूज का जो फ्लूइड होता है उसको खींच के लिम्फ नोड में डालते हैं। दे अपीयर एज अ रेड स्ट्रिक प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स द रीजनल लिम्फ नोड। जैसे लाल लाल धारियां दिखने लग जाएंगी, प्रोमिनेंट धारियां, जो लिम्फ नोड के करीब करीब जाते हो दिख रही। ग्रेजुअली ब्राउनी इडीमा अपीयर, बिल्कुल आपको नीला नीला या सूजन दिखने लग जाएगा। ठीक है। एक्यूट लिम्फेंजाइटिस मोर फ्रिक्वेंटली कॉज्ड बाय द एच स्ट्रेप्टो। तो साला ये स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, दहेज में आए हैं, कई भी बीमारी में ये घुसेंगे जरूर। इनको हमको निपटाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए मॉक्स क्लेव वगैरह बहुत अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक है ना। चलो, तो दो इट कैन अकर, ऑल्सो अकर ड्यू टू स्टेफाइलो। तो दो ही होते हैं, स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो। When infection occur in the distal limb with the organism mentioned above, such infection is spread through the lymphatic to the regional lymph node. तो स्ट्रेप्टो स्टेफाइलो, पहले लिम्फेटिक्स की वार्ड लगाएंगे,
फिर लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इस वजह से फिर सूजन रहता है, हल्का सा बुखार भी आता है, लिम्फ एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। लिम्फ एंजियो किसका वीडियो ऑन कर लिया भैया, माइक ऑफ करो, मैं ब्लॉक कर दूंगा नहीं तो, है ना, रोज रोज नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो ट्रीटमेंट, दिस कंडीशन इज यूजुअली ट्रीटेड विद द कंजर्वेटिव मींस, मतलब आराम करे, एंटीबायोटिक लो, पेन किलर लो, एंटी इंफ्लामेटरी लो, स्टेरॉइड लो, 2-5 दिन में ठीक हो जाता है। तो लिम्फेंजाइटिस कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नियोप्लाज्म ऑफ लिम्फेटिक्स नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट पे आ जाओ, जो आता है सिलेबस में भी है, लिम्फोडीमा। लिम्फोडीमा, लिम्फ नोड में स्वेलिंग, लिम्फ नोड में स्वेलिंग, है ना। बेटा किसका माइक ऑन है यार, क्या हो रहा है ये? लिम्फोडीमा, लिम्फोडीमा मीन्स स्वेलिंग और इडीमा ऑफ लिम्फ नोड, और इसकी वजह मैंने बताई थी, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी बहुत बड़ा कारण है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ा कारण है। सबसे बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स कौन सी है? लिम्फेटिक डक्ट, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। मेरी आवाज आ रही है? नहीं मालूम? थोरेसिक डक्ट पढ़ा चुका हूं मैं आपको, थोरेसिक डक्ट याद आया? तो वो ब्लॉक हो गई, लिम्फ नोड की वाट लग जाएगी, ढेर सारे कारण हैं। तो कॉजेज देखते हैं, कॉजेज के आधार पर 2 टाइप का लिम्फोडीमा होता है, प्राइमरी मतलब लफड़ाई लिम्फ नोड में है, सेकेंडरी मतलब प्रॉब्लम कहीं और है, भुगत लिम्फ नोड रहा है। पहला है प्राइमरी लिम्फोडीमा, प्राइमरी लिम्फोडीमा, this can be divided into the 3 clinical subgroup. In lymphedema congenitalia, the edema is present at birth। ठीक है, इसको सबसे पहले मिलॉय ने इसको 1892 में खोजा था। ठीक है, और बाय बर्थ लिम्फेटिक चैनल डेवलप ही नहीं हुई। बाय बर्थ मतलब तुम ये सोचो, जैसा आपने ऐसी कॉलोनी में घर ले लिया जहाँ पे ड्रेनेज पाइप ही नहीं है, आपने ऐसे घर में ऐसा घर लिया जिसमें ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है, तो जिस दिन इनॉग्रेशन करोगे उस दिन सारे बाथरूम लेटरिन सब किचन विचन समुद्र बन जाएंगे। ड्रेन तो करो। तो एक कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है। लिम्फोडीमा प्रिकॉक्स स्टार्ट इन द एडोलसेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट 75% पेशेंट विद द प्राइमरी लिम्फोडीमा। तो सबसे कॉमन यदि कोई लिम्फोडीमा है, 100 में से 75 मरीज किसी प्राइमरी लिम्फोडीमा के आएंगे, तो वो लिम्फोडीमा प्रिकॉक्स के आएंगे। ये एडोलसेंट के होते हैं, और आप इसमें लिखा नहीं आपकी बुक में, इट इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड, और आप ब्रैकेट में लिखिए ना वाउचेरिया बैनक्रॉफ्ट। ठीक है, फिर लिम्फोडीमा टार्डा, ये 15-18% लोगों में होता है प्राइमरी में, और ये 35-40 साल की उम्र के बाद होता है ना, और ये बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे स्क्लोज हो जाती है लिम्फेटिक वेसल्स, और उस वजह से फिर ये प्रॉब्लम होती है। तो ये प्राइमरी है, क्या है बेटा? प्राइमरी। इसमें भी लिम्फ की एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। ठीक है, चलो दूसरा है सेकेंडरी लिम्फोडीमा। दिस कंडीशन में फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट द लिम्फ नोड। भैया टाइम पे आया करो, गलत बात है ना। मैं लिम्फोडीमा पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिम्फेंजाइटिस पढ़ा दिया। लिम्फोडीमा 2 टाइप का था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी पढ़ाया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेकेंडरी। This condition may follow involvement of the lymph channels or lymph node by the neoplastic or inflammatory process, or by the surgical excision or radiotherapy। कैंसर हो गया, रेडियोथेरेपी से लिम्फ नोड को वाट लगा दिया। सर्जरी हुई, ब्रेस्ट का कैंसर था, एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव कर दिए, है ना। तो फिर सूजन तो आएगा, अब आसपास का क्या करेंगे, है ना। या फिर कोई इंफ्लामेटरी इन्वॉल्वमेंट है। इन्फ्लामेशन का 5वां साइन क्या होता है यार? लॉस ऑफ फंक्शन। लिम्फ नोड काम ही नहीं करेंगे, लिम्फेटिक चैनल काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, ट्यूमर, कोई ट्यूमर ने लिम्फेटिक्स को दबा दिया, सिस्टम में काइली दबा दी किसी ट्यूमर ने पेट के, थोरेसिक डक्ट दबा दी किसी ट्यूमर ने, है ना, लीवर के, डायफ्राम के, या फिर लंग्स वंग्स के, तो भी वाट लगना है। तो ये सेकेंडरी। और इसमें भी आता है, देखो लिखा है, इन सम एरिया पैरासिटिक इन्फेक्शन विद द फाइलियरिसिस, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिम्फोडीमा।
कहीं कहीं पर ही हाथी पांव रोग हमारे देश में फैला हुआ है। ये सेकंड ईयर में पढ़ाया गया था आपको, जब वाउचर या बेनक्रॉफ्टी पैरासाइट पढ़ाया गया था। तो ये भी एक बड़ा कारण है। सिम्टम, द प्राइमरी लिम्फोडीमा इज मोस्टली सीन इन द एडोलसेंट गर्ल्स। स्वेलिंग मिलेगी, इट बिगिन इंसिडियसली विद नो अपेरेंट कॉज। द पेशेंट नोटिस अ लिटिल पफिनेस अराउंड द एंकल। ठीक है, हल्का सा एड़ियों में सूजन मिलता है, जो रात को आराम करने पर वापस चले जाता है। फिर व्यक्ति उठा, दिन में घूम फिर रहा है, चल रहा है, फिर ग्रेविटी की वजह से उसको सूजन आ जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये गर्ल्स में ज्यादा होता है। ठीक है, ग्रेजुअली द इडिमा प्रोग्रेस स्लोली, सीवियर स्वेलिंग इज अनयूजुअली अंटिल द सेवरल ईयर हैव लैप्स्ड। ये बोल रहा है कि सीवियर स्वेलिंग नहीं मिलती है, सालों सालों तक हल्का हल्का स्वेलिंग रहता है। बहुत ज्यादा ही साल हो गए, व्यक्ति ने अपना इलाज नहीं कराया, तो स्वेलिंग ज्यादा बढ़ सकती है। क्लियर है? द मेन कंप्लेंट ऑफ पेशेंट इज द कॉस्मेटिक अपीयरेंस। पेशेंट बोलता है, देखो डॉक्टर साहब ये सूजन है, देखो डॉक्टर साहब यहाँ सूजन है, डॉक्टर साहब ये गले में सूजन दिखती है, ये दिखने में अच्छा लगता है। भाई मेरे को दर्द वर्द नहीं हो रहा डॉक्टर, भाई ये दिखने में अच्छा लगता है। सेकेंडरी, ये थोड़ा तेजी से फैलता है ना, इसमें जल्दी स्वेलिंग आती है और जल्दी स्वेलिंग सीवियर भी हो जाती है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में आप लिम्फ एंजियोग्राफी कराओ, आइसोटोप लिम्फ स्किनोग्राफी करा सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो, एमआरआई करा सकते हो। सबसे अच्छा होता है इसकी आप सीटी और एमआरआई करा, सबसे बड़ा। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट में जब भी सो तो पाँव ऊपर करके सोना है, साइकिलिंग करो, है ना, नमक कम खाओ। ठीक, यदि फाइलेरियसिस है तो एंटीपैरासिटिक एल्बेंडाजोल ट्रीटमेंट ले लो, एंटीबायोटिक ले लो यदि कोई दूसरा इन्फ्लामेशन है तो। बट ट्रीट द कॉज इसका मेन ट्रीटमेंट होगा, और कोई ऑप्शन, कॉज ठीक करो। ठीक है, चलो, इट इज ऑल अबाउट लिम्फोडीमा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते न्यू। नेक्स्ट है हॉजकिन डिसीज। किसी एक का अभी भी माइक ऑन है भैया? आदित्य, देखो किसका माइक ऑन है, उसको रिमूव कर दो। हॉजकिन डिसीज, हॉकिंस डिसीज ही बोलते हैं तो हॉकिंस, क्योंकि थॉमस हॉकिंस ने इसकी खोज की थी। और थॉमस हॉकिंस जो है उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये एक मैलिग्नेंट कंडीशन है लिम्फ नोड्स की। हालांकि ये पेनलेस लिम्फेनोपैथी है, शुरुआती बहुत माइल्ड कैंसर है ये, वो शुरुआती दौर का कैंसर है ये। इसलिए इसलिए इसके अंदर शुरुआती दौर में कैंसर के बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते। ठीक है, किसका माइक ऑन है ये? कौन अभी जुड़ा गेस्ट से? कौन जुड़ा है गेस्ट से? चलो, हॉकिंस डिसीज तो बता दूं, ये कैंसरस कंडीशन है, माइल्ड कैंसर है, बट ये बहुत कॉमन है, ये होता है। और ये लिम्फ नोड का कैंसर है। अभी तक हमने लिम्फ नोड का सूजन पढ़ा, लिम्फ नोड का इन्फ्लामेशन पढ़ा, अब हम कैंसर पढ़ रहे हैं, हॉकिंस डिसीज। एज, द ऑनसेट ऑफ डिसीज इज अबाउट डिकेड अर्लियर देन लिम्फोसार्कोमा। क्योंकि लिम्फ नोड का जो सार्कोमा या कार्सिनोमा है, ये तो और डेंजरस स्टेज में आ गया है व्यक्ति। ये जस्ट प्री मेलिग्नेंट या माइल्ड मेलिग्नेंसी है, तो ये 10 एक साल पहले चालू। ओके, हॉकिंस डिसीज पढ़ा रहा हूँ। द ऑनसेट ऑफ डिसीज इज अबाउट डिकेड अर्लियर देन द लिम्फोसार्कोमा। तो जो कैंसर होता है, ट्रू कैंसर, उसके 8-10 साल पहले ही हॉकिंग डिसीज चालू हो जाती है। और मैंने बताया था ये प्री मेलिग्नेंट या माइल्ड कैंसर है, इसके 10-12 साल बाद में खतरनाक कैंसर चालू होगा। ठीक है, फिर भी ये बच्चों को नहीं होती है, 40-50 साल के बाद ही होती है। कैंसर तो कैंसर है, लेट ही होगा। जेंडर में थोड़ा सा मेल में ज्यादा होता है ये, एज यूजुअल हर बीमारियां एंडोक्राइन को छोड़ के मेल में ज्यादा होती है। सिम्टम, द सिम्टम आर मोर लोकल देन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कैंसर अभी फैला नहीं है, कैंसर कोई सीवियर नहीं है, बहुत माइल्ड है या प्री मैलिग्नेंट है, तो लोकल सिम्टम्स आएंगे। लिम्फ नोड का जो लोकल हॉकिंग्स है, वहां का लोकल स्वेलिंग मिलेगी, लोकल दर्द होगा, हल्का सा वहां पे आपको जो भी चीज मिलेगी बट लोकल मिलेगी, पूरा शरीर पे सिम्टम नहीं आएंगे कैंसर के। तो क्या मोस्ट सिम्टम है कॉमनली, ये ध्यान रखना, पेनलेस प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। पेनलेस
प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट, वो बोलेंगे डॉक्टर साहब देखो ना, ये सब मेंटल लिम्फ नोड है, ये सब मैंडिबुलर, ये है ना डाइगेस्ट्रिक, ये जुगुलो डाइगेस्ट्रिक, पता है आपको? तो ये, अरे डॉक्टर साहब देखो ना, ये सूजन कब से मेरे को यहाँ पर है, दर्द वर्द कहीं नहीं हो रहा, लेकिन ये सूजन जा ही नहीं रहा है, ये यहाँ पे यहीं पे कहीं बार आपको सर्वाइकल लिम्फ नोड बड़े मिलेंगे, तो ये सूजन जाता ही नहीं है, ये इसका मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, पेनलेस प्रोग्रेसिव इनलार्जमेंट, देखो डॉक्टर साहब पहले तो जरा सी गठान दिख रही थी, अब देखो ये 8 महीने में कितनी बड़ी हो गई डॉक्टर साहब, प्रोग्रेसिव, ये ध्यान रखना। कई बार ये कॉमनली सर्वाइकल सबसे ज्यादा कॉमन गर्दन में होते हैं, फिर उसके बाद में एक्सिलरी, फिर उसके बाद में इंग्वाइनल तीसरे नंबर पे इन्वॉल्व। ठीक है, चलो कभी कभी कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो बुखार आएगा, रात को पसीना आएगा, वेट लॉस होगा, इचिंग होगी, बट ना के बराबर। मेन सिम्टम, मैंने भी एक दो मरीज देखे पीडियाट्रिक्स में जब मैं एमडी कर रहा था, तो वहां पर मैंने देखा था कि एक बच्चे को यहाँ पर गर्दन में स्वेलिंग आ रही है, मतलब वो लिम्फ नोड बड़े हुए हैं और 8-10 महीने से बड़े हुए हैं, कोई टॉन्सिलाइटिस की स्थिति वगैरह नहीं थी, गारंटेड वो हॉकिंस डिसीज थी, छोटे बच्चे को भी होगी, जनरली बड़ों को। ठीक है, टिपिकल फीवर होता है इसमें, ये ध्यान रखना है, ये पूछते हैं एमडी वगैरह एंट्रेंस एग्जाम में, एमसीक्यू पीएससी में। अ टिपिकल फीवर पैटर्न इज अ हाई टेम्परेचर विद राइगर occurring in the periodic fashion alternating with a few days of a febrile period, मतलब 5-6 दिन बुखार नहीं आएगा, फिर एक दिन खतरनाक राइगर के साथ बुखार आएगा, फिर 5-6 दिन बुखार नहीं आएगा, फिर एक, इसको पेल एब्स्टिन फीवर बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है, पेल एब्स्टिन फीवर फाउंड इन हॉकिंस डिसीज, ध्यान रखना। हरारत रहेगी, मेलेज हरारत रहेगी, वेट लॉस, वजन झटका या कैंसर है, पेलार एनीमिया भी होगा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा इचिंग होगी स्किन में, हड्डियों में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, बट इनिशियली हॉकिंस डिसीज जो उसमें पेनलेस प्रोग्रेसिव लिम्फोडेमापैथी मिलती है। ठीक है, और बुखार आएगा भी तो कौन सा दर्द आ रहा है, कौन सा बुखार है, पेल एब्स्टिन फीवर, जिसकी वेराइटी की क्वालिटी है कि 5-7 दिन बुखार नहीं आएगा, फिर एक दिन बुखार आएगा विद राइगर, फिर 5-7 दिन बुखार नहीं आएगा। यदि एक दिन छोड़ छोड़ के आता तो हम उसको मलेरिया बोल सकते थे, 2 दिन छोड़ के आता तो, और 5-7 दिन नहीं आ रहा फिर आ रहा है, तो ये हॉकिन डिसीज। क्लियर है? बाकी जहां जहां लिम्फ नोड बढ़ रहे हैं वहां के आसपास की चीजें दबेगी भी, नेबरिंग विसरास, नेबरिंग ट्यूब्स, नेबरिंग आर्टरी, वेन, तो प्रेशर इफेक्ट्स भी आएंगे। मान लो लंग्स के आसपास कहीं हो रहे तो मीडियास्टिनल कंप्रेशन सिंड्रोम आता है, रेंजर नर्व दब जाएगी तो हॉर्सनेस ऑफ वाइज मिलेगी, इस वजह दबेगी तो डिस्फेजिया मिलेगा, ट्रेकिया दबेगा तो डिस्निया मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, है ना, और कुछ जुगुलर वेन वगैरह दबे तो आंखें बाहर आ जाएगी, एक्सोप्थेल्मस मिलेगा, गले और कानों और हमारे गालों में सूजन मिलेगा, तो ये सब चीजें मिल जाए। ठीक है, चलो, तो कहीं भी हो सकता है, ये टेंडर वगैरह नहीं होता, साइज वगैरह ठीक है, कंसिस्टेंसी सॉफ्ट होती है। ठीक है, एग्जामिनेशन में सीटी, एक्सरे, है ना, एमआरआई करा लो और लिम्फ नोड की बायोप्सी करा लो। ठीक है, एक से लेके 4 ग्रेड तक में होते हैं, एक बिल्कुल माइल्ड, एक जरा सा कोई जगह पर इन्वॉल्वमेंट हुआ, 2 पूरा रीजन इन्वॉल्व हो गया है, 3 पूरा बायोलेटरली सभी जगह इन्वॉल्व हो गया, 4 पूरे शरीर में फैल गया। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कैंसर है तो सिकाई करो या कीमो दो, इसके अलावा कोई इलाज नहीं, चाहो तो फिर सर्जरी करके रिमूव करो। जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो एक्सिलरी लिम्फ नोड रिमूव करना ही पड़ते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे जहां तक पता है हॉकिंस प्री मेलिग्नेंट है, अर्ली मेलिग्नेंसी है, रेडियो अर्ली कीमो से ठीक हो जाते हैं, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई व्यक्ति बहुत नेग्लेक्टेड केस में चले गया, जिसको 15-20 साल से सूजन है, वजन झटका रहा है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वो ट्रीटमेंट न लें, तो फिर सर्जरी करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, इट इज ऑल अबाउट हॉकिंस डिसीज, इट इज ऑल अबाउट योर लिम्फ सिस्टम। ठीक है, 3 चीजें पढ़ाई मैंने, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फोडीमा एंड हॉकिंस डिसीज। ठीक है, 5-5 नंबर पूछ सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये नर्व वाला बेटा ऐसा कुछ भी नहीं आता है, और अगला अगला भी जो चैप्टर है उससे भी नहीं पूछा जाता है, फिर भी मैं जब सबसे आखिरी में सर्जरी खत्म खत्म हो जाएगी तब पढ़ाऊंगा, वो है एम्पुटेशन। बट एम्पुटेशन के बारे में मैं क्या बताऊं आपको, हाथ में गैंग्रीन बन गया, हाथ काट दो, उंगली काट दो, पाँव काट दो, ये काट दो, कान काट दो, नाक काट दो, काटना है ना, हाथ काट दो, दैट इज एम्पुटेशन। ठीक है, तो ये टिपिकल सर्जरी है,
ये जनरली नहीं पूछते। फिर भी इसके इंडिकेशन क्या हो सकते हैं? बर्न है ना, गठाने हैं, गेंग्रीन है, नेक्रोसिस है, ठीक है, कोई ऑर्गन में कैंसर हो चुका है, तो दे आर द एम्पुटेशन। ये सिलेबस में नहीं है, आपको नहीं पढ़ना। चलो, तो चैप्टर नंबर 20 निकालिए, चैप्टर नंबर 20 निकालिए, द हैंड। द हैंड, और इसमें मुझे आपको एक दो टॉपिक ही पढ़ाना है, बट वो अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं, है ना। आप सब जानते हो एक टॉपिक है एक्यूट पेरोनाइकिया। कोई बताएगा क्या होता पेरोनाइकिया? व्हाट इज पेरोनाइकिया? नहीं मालूम? चलो, पेरोनाइकिया मतलब ये जो नेल बेड दिख रहा है, नेल बेड, दिस इज, ये वाला जहां से नाखून जुड़ा हुआ दिख रहा है स्किन से, इसका माइक कौन है? शरीन काजी। चलो, ये जो स्किन का फोल्ड दिख रहा है आपको, दिस वन, जहां से नेल एराइज हुए हैं, इसे नेल बेड बोलते हैं। और इस नेल बेड में सपोरेटिव इन्फ्लामेशन मिलता है, इसे हम बोलते हैं पेरोनाइकिया। पेरोनाइकिया अभी क्लास खत्म हो जाएगी तो या तो मैं या फिर आप लोग ग्रुप में फोटो शेयर कर लेना। पेरोनाइकिया आपने यदि एक बार देखा तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। शिवांगी, सीधा ऑडियो ऑफ करो, ऑडियो ऑफ कर लो अपना, जो जुड़े हैं अभी नए हैं, है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ पेरोनाइकिया। पेरोनाइकिया, इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल बेड, ठीक है। चलो, एक्यूट पेरोनाइकिया, द इन्फ्लेमेशन कमेंस विद इन द एपोनाइकियम, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है नेल की, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है। सपुरेशन यूजुअली फॉलो विच मे बरो बीनीथ द बेस ऑफ नेल, फिर पस बनता है, और वो पस धीरे धीरे कहाँ इकट्ठा होता है? नेल बेड में, जहां पर नेल जो है वो जुड़ता है स्किन से, हमारे हमारे शरीर से, वहां पर धीरे धीरे पस इकट्ठा होने लग जाता है। हालांकि ये इन्फ्लामेशन एपोनाइकियम का ही है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ नेल, जो हम देखते हैं, इसमें नेल पेंट वगैरह लगाते हैं, पेडिक्योर मैनिक्योर करवाते हैं, ठीक है, वो इन्फ्लाम्ड हुई, बट पस इकट्ठा नेल बेड में हो रहा है, ठीक है। सो द पेरोनाइकिया मीन्स इन्फेक्शन ऑफ नेल फोल्ड और नेल बेड विद और विदाउट एक्सटेंशन टू द डीप टू द नेल। हो सकता है कि ज्यादा ही लंबे समय पेरोनाइकिया चल रहा हो, क्रोनिक हो गया हो, तो नेल को भी इन्वॉल्व कर देगा, नेल को नेक्रोस्ट कर देगा। लेकिन जनरली पेरोनाइकिया में नेल उसकी रूट इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है, ये सब क्यूटिकुलर ही रहता है जनरली। द दिस इज द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन ऑफ द हैंड। और यदि आप ओवरऑल सारे इन्फेक्शन ले लोगे यदि हैंड के, तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है पेरोनाइटिस, बहुत होता है। ये नेल वेल जो खाते रहते हैं ये वो, इनको भी बहुत होता है। कभी नेल प्रॉपर उखाड़े नहीं, नेल की प्रॉपर कटिंग नहीं करी, हाइजीन मेंटेन नहीं करा, तो ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। चलो, होगा क्या? द डायग्नोसिस ऑब्वियसली ऑन द इंस्पेक्शन, आप देखोगे तो बोलेगा डॉक्टर साहब देखो ना, ये पूरा लाल चट हो गया, ये पीला पीला है, पीला फूल भी रहा है, और थ्रॉबिंग पेन, चटकता है। क्या होता है? चटकने जैसा दर्द होता है, जैसे बेलडोना होता है ना, चटकना, थ्रॉबिंग, पल्स, पल्सेटिंग पेन, ये लिखा। रेड होगी वो एरिया, स्वेल्ड अप हो जाएगा, नेल फॉल, एंड इट इज एक्सक्रूएटिंग पेन, बहुत दुखता है। ये मुझे एक बार हुआ है, मैं जानता हूँ बहुत दुखता है। गलती से भी करवट वरवट ली ने, मान लो वो टकरा गया कहाँ पे? जमीन पे, बिस्तर पे, हालत खराब, बहुत दुखता है और चटकता है, अनबियरेबल पेन होता है ना। ठीक, पास इकट्ठा हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो, यदि अर्ली स्टेज में है तो आप जैसे साइलिशिया है, हाइपोटेंसी में हिप्परसेल्स है, ये दे सकते हो। यदि लेकिन बहुत ज्यादा सूजन आ गया है और रेडनेस आ गई और हल्का हल्का पीलापन दिख रहा है,
तो साइलिश आपको लो पोटेंशियल देना चाहिए जिससे वो पस बना के फोड़ फाड़ के बाहर कर दे। लेकिन एंटीबायोटिक शुड बी गिवन इन अर्ली स्टेज। और यदि पस लोकेलाइज हो जाए तो IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज, बोले चीरा लगेगा, चीरा चीरा लगा के पस बाहर कर दो, ड्रेन कर दो, अच्छे से ड्रेसिंग कर दो, एंटीबायोटिक का कोर्स चला दो। दर्द हो तो डाइनापार दे दो, क्रोसिन दे दो 650 मिलीग्राम, और कोई इलाज नहीं। ठीक है, तो ये पेरोनाइकिया है, एक्यूट हो क्रोनिक हो एक ही बात है। नेक्स्ट है, ये सबको मैंने जितने जितने मुझसे लोग फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं, अधिकतर लोग पढ़ चुके हैं, तो मैंने एक आपको बताया था पल्प स्पेस। हमारी जो उंगलियों का सबसे ऊपर डिस्टल फेलिंग्स है ये वाला, है ना, टिप ऑफ द फिंगर, इसमें जो डिस्टल फेलिंग्स होती है और स्किन के बीच में वर्टिकल सेप्टम्स होते हैं, उन वर्टिकल सेप्टम्स के अंदर गेप होती है जिसमें फेट भरी रहती है। कभी कभी सुई चुभ गई, कांटा चुभ गया, अपन ने ऐसे काटा कुटी कर ली, तो फिर इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है और यहाँ पर अब पस बनेगा और ये भी धीरे धीरे फूलने लग जाएगा। इसे हम फेलॉन बोलते हैं, फेलॉन। तो पल्प स्पेस इन्फेक्शन इज नोन एज फेलॉन। इट इज द सेकंड मोस्ट फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन ऑफ द हैंड, कंप्राइज अबाउट 1/4 ऑफ द ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शन। सबसे कॉमन पेरोनाइकिया है, 100 में से 50 मरीज इसी के आएंगे, और 100 में से 25-30 मरीज फेलॉन के भी आएंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर कॉमन होता है। द इन्फेक्शन ओरिजिनेट यूजुअली फ्रॉम प्रिक। तो आप लोगों को मैंने शायद बताया भी था कि जो डायबिटिक की वो आती है ना स्ट्रिप्स, तो उसमें एक व्यक्ति महीनों महीनों तक वही स्ट्रिप जो होती है, सुई, लेंसेट बोलते हैं, लेंसेट सुई, लेंसेट, वही यूज करता रहता है ना। तो कितना गलत है, इन्फेक्शन होगा क्या करेगा। तो फेलॉन तब हो सकता है, फांस चुभ गई, फेलॉन तब हो सकता है, सुई चुभ गई, कहीं सिल विल रहे थे तो हो सकता है, कांटा घुस गया तब हो सकता है, प्रिक से होता है। ठीक है, चलो, इंडेक्स फिंगर और थम ये ज्यादा कॉमन है दोनों वाले। ठीक है, बाकी बताऊंगा नहीं, पल्प स्पेस के नॉट मुझे नहीं बताना, पल्स भर जाएगा, थ्रॉपिंग, चटकने वाला, दर्द होगा, काटना पड़ता है, इसमें भी लेटरल इंसिजन देना पड़ता है, लेटरल इंसिजन। वाई, क्योंकि सारे सेप्टम खुल जाएंगे। आप वर्टिकल नहीं देंगे और ऐसा नहीं देंगे, आपको लेटरल देना है, ऐसा ऐसा सारे सेप्टम खुल जाए, पस निकल। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये भी, जब मैंने आपको पल्प स्पेस की अपने पढ़ाई थी। ठीक है, चलो थोड़ा आगे बढ़ो। थोड़ा 2-3 पेज आगे बढ़ोगे तो आपको एक बीमारी मिलेगी जिसका नाम है ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, है ना, ये अभी सर्जरी में पिछले साल ही आया था। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि एक हाथ ठीक है, लेकिन दूसरे हाथ में जो सेकंड नंबर के रिंग फिंगर है वो नीचे की तरफ झुक रही है। कि आप सब लोगों को मेरा एक कॉल आ गया था। आप सबको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, मैंने ही पढ़ाया है या किसी ने भी पढ़ाया होगा, तो आप लोगों को पामर फेशिया पढ़ाया गया है, याद आ रहा है। पामर फेशिया एक ट्रायंगुलर पामर फेशिया होता है। पामरेस लॉन्गस मसल्स का ही एक्सटेंशन है, अपेक्स ऑफ पामर एपोनेरोसिस। और ये डीप फेशिया है जो हमारी आर्म की स्किन को होल्ड करता है बहुत बढ़िया व्यवस्थित तरीके से। यदि ये पामर फेशिया, है ना, में चोट लग जाए और धीरे धीरे उसमें नेक्रोसिस हो जाए और नेक्रोसिस के बाद में वहाँ स्कार बने, तो आप सब जानते हो, मैंने बार में बताया था, स्किन ग्राफ्टिंग में बताया था कि स्कार श्रिंक होता है। और स्कार श्रिंक होगा तो धीरे धीरे, जब स्कार श्रिंक होगा तो क्या होने लग जाएगा, धीरे 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 ये जो मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट है वो फ्लेक्स्ड होगा, फ्लेक्स्ड होगा, फ्लेक्स्ड होगा, और हमारी उंगलियां क्या होने लग जाएगी, फ्लेक्स। तो हमारा पूरा हाथ नहीं खुलेगा। ये ड्यूपिट्रेंस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा, इसलिए इसका नाम है ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर।
ये ड्यूपिट्रेंस जो वही व्यक्ति है जिसने बर्न को क्लासिफाइड भी किया हुआ है। तो पढ़ते हैं ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। ये पामर फेशिया की एप्लाइट एनॉर्ड में भी बताया गया था, जिसने अभी तक बीडीसी नहीं बेची है वो देख लेना, है ना। इट इज अ लोकलाइज्ड थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द पामर फेशिया। पामर फेशिया की प्रॉब्लम है, द फेशिया इज थिकन टू फॉर्म नोड्यूल। कई बार फेशिया फिर गठान बन जाती है, ठीक है, एंड इट कॉन्ट्रैक्ट सो दैट इवेंचुअली द अफेक्टेड फिंगर आर ड्रॉन इनटू द फ्लेक्स। तो अफेक्टेड फिंगर धीरे 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 क्या हो जाएगी, फ्लेक्स। ये है ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। वजह क्या है, द कॉजेज ऑफ ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर इज नॉट नोन डेफिनेटली, पता नहीं क्या होता है क्यों होता है, बट ये फेमिलियल होता है। और बहुत सारों को जिनको ऑटोसोमल बीमारियां होती है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, उनको ज्यादा मिलता है। इट इज बिलीव ड्यू टू रिपीटेड ट्रोमा ऑफ द पाम इज ऑल्सो। बार बार ऐसा लगता है किसी को बार बार चोट लग रही है यहाँ पे, तो उनको भी ये बीमारी ज्यादा होती है। ये एपिलेप्सी वाले मरीजों को, सिरोसिस वाले मरीजों को, टीबी और डायबिटिक वाले मरीजों को ज्यादा होता है। वी डोंट नो व्हाई एंड हाउ, आई डोंट नो, सर दास डोंट नो, है ना। पैथोलॉजी, यूजुअली डिसीज स्टार्ट नियर द बेस ऑफ लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर के बेस से स्टार्ट होता है या फिर उसके साइड वाला, ठीक है। चलो, इतना लेट लोड कौन ज्वाइन हो रहा है भैया, है ना। मैं ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बता रहा था। तो लिटिल फिंगर से ये इसकी डिफॉर्मिटी स्टार्ट होती है, ठीक है, और फिर ये मिडिल और इंडेक्स फिंगर में भी जा सकता है। बट सबसे कॉमन ये दो ही हैं, ये दो उंगलियां, ये और ये दो सबसे कॉमन उंगलियां हैं, जो कि रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, जो सबसे ज्यादा ड्यूपिट्रेंस अफेक्टेड होती है, ठीक है। एक फाइब्रस प्लाक डेवलप हो जाता है, नोडल डेवलप हो जाता है फाइब्रस पामर फेशिया में। नाउ सिम्टम, एज एंड जेंडर। तो ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर यूजुअली बिगिंस इन द मिडिल एज। 30-35 साल की उम्र की बीमारी है, धीरे धीरे कुछ सालों में और बढ़ती है। मेन आर अफेक्टेड 10 टाइम मोर देन द वुमन, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ले लो, सिरोसिस ले लो, है ना, ये ज्यादा किसमें होती है, पुरुषों में। इसलिए 10 गुना, टीबी ज्यादा होती है पुरुषों में, इसलिए 10 गुना ज्यादा कॉमन है ये महिलाओं की तुलना में पुरुषों को। रिपीटेड ट्रोमा भी ज्यादा बेचारा पुरुषों को होता है, कोई की ऑक्यूपेशनल चोट वोट लगती रहती है, वॉट एवर। सिम्टम, इन द अर्ली स्टेज द पेशेंट में कंप्लेन ऑफ पेन ऑन ग्रास्पिंग। शुरुआत में तो बोलता है डॉक्टर साहब कोई पकड़ो ना, तो दुखता है डॉक्टर साहब। लेटर ऑन द कंडीशन बिकम पेनलेस एंड डिफॉर्मिटी इंक्रीज। फिर धीरे धीरे दर्द गायब हो जाता है, डिफॉर्मिटी चालू हो जाती है। डिफॉर्मिटी क्या चालू हो जाती है कि ये उंगली जो है वो फ्लेक्स्ड हो रही है, एक्सटेंशन नहीं हो रहा है कंप्लीट फिंगर। द पेशेंट नोटिस दैट ही कांट फुल्ली एक्सटेंड द मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट। ये मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट है, ये वाला, ये जो मैंने करा, ये वाला, ये पेशेंट नोटिस करता है कि मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट एक्सटेंड ही नहीं हो रहा। ये फ्लेक्सम और ये एक्सटेंशन, देखो मेरा तो पूरा हो गया, मुझे नहीं है मतलब। नेक्स्ट, द ग्रेजुअली व्हेन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पामर फेशिया बिकम सीवियर, द फिंगर आर पुल्ड डाउन टुवर्ड द पाम। तो फिर उंगलियां क्या हो रही है, हथेली की तरफ नीचे उतर रही है, ठीक है। चलो, ड्यूपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर बायलेटरली हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री मिलती है। एग्जामिन करोगे तो उंगलियां जो है वो आपको एक्सटेंड फ्लेक्स्ड मिलेगी, एक्सटेंड नहीं होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा मेटाकार्पोफेरिंजियल जॉइंट अफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा लिटिल फिंगर अफेक्ट होती है, उसके बाद में रिंग फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब कम अफेक्ट होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी करना पड़ती, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ सर्जरी करना पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करना पड़ेगी, फेशिया वेशिया वापस इम्प्लांट करो, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, पामर फेशिया इन्फ्लाम्ड हो जाए उसको हम तीनों साइनोसाइटिस बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, बस इतना ही बहुत है। एक होता है वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, एक ऐसी बीमारी जिसमें पामर फेशियास को, पामर मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, इसलिए वो इस्चेमिक हो गई, हाइपोक्सिक हो गई, नेक्रोज्ड हो गई, स्कार बन गया। इसको बोलते हैं वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। इट इज ड्यू टू वैस्कुलर इंजुरी विच रिजल्ट इन द मस्कुलर इन्फॉक्शन एंड सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रैक्चर। इन द स्टेज ऑफ इस्चेमिया दर्द होगा, पेलार होगा, इडीमा हो जाएगा और पैरालिसिस मिलता है। 5 पी मिलते हैं इसमें, पेन, पेलार, पफिनेस, पल्सलेसनेस एंड पैरालिसिस।
तो ये वोल्केमैन कॉन्ट्रैक्चर है, पता होना, ठीक है। चलो, तो इट इज ऑल अबाउट द हैंड। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। फुट में इसके में कुछ नहीं पढ़ना है। तो मेरी बुक में जनरल फ्रैक्चर है, शायद आपकी बुक में नहीं होगा। यदि है तो हम फ्रैक्चर स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग हेड इंजरी छोड़ रहे हैं अभी, हेड इंजरी हम सिस्टमिक सर्जरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आप मुझे ग्रुप में बता देना आपके पास फ्रैक्चर की बुक है तो वी विल स्टार्ट, फ्रैक्चर की बुक नहीं है तो फिर हम सिस्टमिक सर्जरी स्टार्ट करें। जनरल सर्जरी में हेड इंजरी और बचा है, बाकी सब खत्म हो चुका। क्लियर है? एग्जिट हो जाओ।